हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको 10 बजे मिल जाती है मॉर्निंग में ही। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है। ओके, चलिए और शुरू करने से पहले हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। चलिए क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, डेली एडिटोरियल वोकैब, जो एडिटोरियल में स्पेशल जो वर्ड्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा है, वो आपको डेली यहाँ पर मिल जाते हैं। एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं 10-12 वर्ड्स की और उसको मैं रखता हूँ। उसको तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या क्या है। देन उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस, उसका यूज़, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, तो ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है। डिटेल में पढ़ाता हूँ तो वो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है, और एक अच्छे मेथड के साथ पढ़ाते हैं तो वो आपको ज़्यादा इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी इस क्लास में मैं रखता हूँ 4 से 5 फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखो, एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर इतना सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर देखो मॉर्निंग में क्या 7 बजे, 7 से या 7:30 के बीच में आपको मिलती है एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, एडिटोरियल की क्लास मिलती है जिस उसमें ना आपके देखो रीडिंग, अगर आपको रीडिंग में दिक्कत है, ग्रामर में दिक्कत है, या फिर उसके अलावा अच्छा देखो रीडिंग में दिक्कत है या ग्रामर में दिक्कत है तो भी वो बेनिफिशियल है। उसके अलावा ना उसको मैंने एक प्रैक्टिस सेट के तरीके से डिज़ाइन कर दिया। एक प्रैक्टिस सेट के तरीके से डिज़ाइन कर दिया, उसमें 25 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की तारीख में बन गई है। जैसे ये हमारी स्पेशल वोकैब की क्लास है ना, यूट्यूब पर बेस्ट क्लास है, वैसे ही एडिटोरियल की क्लास को भी मैंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप डेली करते हो, उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, वोकैब के, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाते हैं। क्लॉज टेस्ट भी उसमें ऐड करा है, पैरा जम्बलिंग उसमें ऐड है, मतलब वो पूरा क्वेश्चन पेपर है। वो क्लास भी है अपने आप में और वो एक क्वेश्चन पेपर भी है। तो आप डेली जब उसको सॉल्व करते हो तो आपसे दिक्कत नहीं रहती फिर आपको रीडिंग की, ग्रामर की या फिर किसी भी चीज़ की। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है तो 10 बजे की जो स्पेशल वोकैब क्लास है ये तो भाई साहब बेस्ट है। इसमें एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ये देखिए, रीडिंग ग्रामर की दिक्कत है एडिटोरियल को पढ़िएगा, अगर आपको वोकैब की दिक्कत है तो आप इस क्लास को करिएगा। अगर दोनों चीज़ों में ही दिक्कत है, आपको ना तो रीडिंग ढंग से आती है, ना आपको ग्रामर ढंग से आती है, और आपको वोकैब में भी दिक्कत है, तब आप ये दोनों क्लासेस डेली बेसिस पर लीजिए और देखिए कुछ ही महीनों में आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच गया। ऑल राइट। और इसकी ना पीडीएफ, दोनों क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करा देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करो। अच्छा देखो, इस क्लास को स्पेशल क्या बनाती है भाई, क्लासेस जो हैं ये बेस्ट कैसे हो जाती हैं। देखो, ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू ये जितने सारी कुछ आपने पढ़ा, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक बार में तो याद नहीं हो जाएगा। तो मैंने इनके ट्रिकी एमसीक्यूज बना लिए, बहुत तरीके से उनको डिज़ाइन करा और उनके एमसीक्यू बना लिए। अब जब आप उनकी प्रैक्टिस करते हो ना, डेली इसमें भी रहते हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के आसपास इसमें रहेंगे, 25 क्वेश्चन एडिटोरियल में रहेंगे। जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको परमानेंटली याद हो जाती है। आपको एफर्ट नहीं करना, क्लास देखो, सिंपली कंसंट्रेशन के साथ क्लास देखो, अटैम्प्ट करो, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से अटैम्प्ट कर लो, बस हो गया, उतने में ही हो जाएगा। उससे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, बार बार आपको रटना नहीं है। ठीक है जी। चलिए, बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, देखो जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी एसएससी का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। साथ ही बैंक के जो एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स, टीचिंग वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यूपीएससी के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है तो आप चीज़ों को लिखोगे कैसे। आंसर राइटिंग में आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है आपके पास, तो बताओ फिर कैसे लिखोगे। इसलिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। ऑलराइट। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी नहीं पता है चैनल पर क्या हो रहा है तो आप जाइए चैनल को चेक करिएगा। हर क्लास अपने आप में बहुत कुछ देती है, डेली बेसिस पर इतना कुछ आप यहाँ से सीख कर जाएंगे जो कहीं नहीं मिल रहा। ओके, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। और वोकेबुलरी वर्ड्स, पहला वर्ड है ब्लंट। एडजेक्टिव होता है कुंद या स्पष्टवादी। देखो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, नॉट शार्प, डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन स्पीच, उसको बोलते हैं ब्लंट। हिज ब्लंट रिमार्क्स, उसकी जो ब्लंट रिमार्क्स थी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच थी। अभी इसका दूसरा मीनिंग आ गया। एक तो होता है नॉट शार्प, अगर आप वेपन के तरीके से यूज़ कर रहे हो ब्लंट वेपन, तो वो एकदम शार्प नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट तो है। तो हिज ब्लंट रिमार्क्स ऑफन हर्ट पीपल, उसके ब्लंट रिमार्क्स से, उसके एकदम डायरेक्ट वाले जो स्पीच है उससे लोग हर्ट तो होते हैं। इवन दो ही डज नॉट इंटेंड टू ऑफेंड, लेकिन वो ऑफेंड होने के लिए तैयार नहीं है। तो सिनोनिम देख लेते हैं। डायरेक्ट होना, फ्रैंक होना और एब्रप्ट, तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एब्रप्ट को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो एकदम डायरेक्ट है चीज़ें,
फ्रैंक है या फिर बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। दूसरी तरफ टैक्टफुल है, शार्प है और सटल है। 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, टैक्टफुल, शार्प और सटल। सटल क्या होता है? छोटा से को बोलते हैं ना। इनडिस्पेंसेबल एडजेक्टिव होता है ये, अनिवार्य या फिर आवश्यक, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल है, उसी को बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। अ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी इज इनडिस्पेंसेबल, ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसको 2-4 बार आप खुद से पढ़ो। इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, तोड़ तोड़ कर पढ़ा करो वर्ड्स को, है ना, तोड़ तोड़ कर। इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, ओके। तो कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है ना, उसको तोड़ लिया करो, तोड़ने के बाद वो आसान हो जाता है पढ़ना उसको। अ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी इज इनडिस्पेंसेबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी आपको चाहिए। एजेंशियल होना, इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या है कि भाई आवश्यक है बहुत ज़्यादा, एजेंशियल है, क्रूशियल है और वाइटल है। क्रिटिकल भी बोल सकते हैं आप इसको। क्रूशियल को मार्क करो, वाइटल को मार्क करो, एजेंशियल भी ठीक है, उसको भी याद कर लेना। चलिए इसका, अच्छा एक तरफ तो देखो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑप्शनल है, आपके पास ऑप्शन है, करना चाहे कर लीजिए वरना मत करिए। अननेसेसरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और डिस्पेंसेबल, इसका उल्टा है, इनडिस्पेंसेबल का उल्टा ही हो गया डिस्पेंसेबल। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है ब्रिंक। नाउन होता है ये, किनारा या संकट की स्थिति को बोलते हैं ब्रिंक। द एज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एज है ना, किनारा है, उसको बोलते हैं ब्रिंक। एस्पेशली अ डेंजरस सिचुएशन। द इकोनॉमी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, या फिर कगार भी बोल सकते हैं ना, कगार। इकोनॉमी कहाँ पर थी? कोलैप्स मतलब गिरने के, इकोनॉमी गिरने के कगार पर थी, ब्रिंक पर थी, ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल पॉलिसीज, खराब फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से। एज पर होना, वर्ज होना और थ्रेशोल्ड होना। थ्रेशोल्ड को मार्क करो, वर्ज को मार्क करो, और एज भी ठीक है, एज को भी कर लो। अच्छा एक तरफ तो बिल्कुल किनारा है, साइड में है, लेकिन दूसरी तरफ मिडल, बीचों बीच है, सेंटर में है और सेफ्टी में है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। स्वर्व, स्वर्व क्या होता है? वर्ब होती है ये, अचानक मोड़ना या फिर दिशा बदलने को बोलते हैं स्वर्व, चेंज कर देना किसी चीज़ को। टू चेंज डायरेक्शन सडनली, टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उसकी डायरेक्शन बदल देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? स्वर्व कर रहे हो आप। द ड्राइवर हैड टू स्वर्व टू अवॉइड हिटिंग द पेडेस्ट्रियन। ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, अचानक से उसकी गाड़ी हिट होने वाली थी पेडेस्ट्रियन में, ठीक है, जो वहाँ पर पैदल लोग चल रहे थे उनकी तरफ हिट होने वाली थी। तो उसने अचानक क्या किया? स्वर्व करा, मतलब क्या करा? गाड़ी की दिशा बदल दी। वियर करना, स्किड करना और डेविएशन करना। डेविएट करना मतलब दिशा बदलने को तो बोलते हैं, डेविएशन मार्क करो। स्किड, ठीक है, ये देख लेना इनको। अच्छा एक तरफ तो दिशा बदल दी गई, अचानक से मोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ स्टे वैसा ही है, कंटिन्यू रखा जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, स्टे, कंटिन्यू और मेंटेन। अगला वर्ड है इम्पीड। वर्ब होता है बाधा डालने या रोकने को बोलते हैं इम्पीड करना। टू स्लो डाउन, स्लो डाउन कर देना किसी चीज़ को, या प्रिवेंट करना प्रोग्रेस, किसी चीज़ की प्रोग्रेस को रोकना, रोकने को बोलते हैं बाधा डालने को इम्पीड करना। बैड वेदर कंडीशंस, जो बैड वेदर, खराब मौसम की जो कंडीशंस हैं, कैन इम्पीड, वो रोक सकती हैं क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर वेदर और ज़्यादा खराब हो गया, ऐसी कंडीशन हो गई, तो वो क्या करेंगी? रेस्क्यू ऑपरेशन को इम्पीड करेंगी, मतलब रोकेंगी, बाधा डालेंगी। ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना और हैम्पर, तीनों इसके सिनोनिम्स रहते हैं। हैम्पर मार्क कर लो। और वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यार, सभी आते हैं एग्जाम में। अच्छा एक तरफ तो बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हैं फैसिलिटेट, उसको आसान कर दे रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं और एक्सपेडाइट कर रहे हैं। एक्सपेडाइट मार्क कर लो और फैसिलिटेट भी मार्क कर लो, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। स्पेयरिंगली एडवर्ब होता है संयम से या फिर मात्रा में। देखो ली लगा आता है ना जहाँ पर, तो वो एडवर्ब बन जाता है ज़्यादातर। संयम से या फिर थोड़ी मात्रा में, मतलब क्या है कि तरीके से चीज़ों को बहुत होशपूर्वक सोच समझकर आप यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब होता है स्पेयरिंगली। स्पेयर होता है ना, स्पेयर, स्पेयर करना मतलब क्या? एक्स्ट्रा, उसको बचाना, स्पेयर करना, सेव करना। तो स्पेयरिंगली मतलब आप तरीके से चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। यूजिंग समथिंग इन अ लिमिटेड वे, आप चीज़ों को लिमिटेड वे में यूज़ कर रहे हो, ना कि वैसी फिजूल खर्च नहीं कर रहे चीज़ों को। यूज सॉल्ट स्पेयरिंगली इन योर डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें क्या है, सॉल्ट को, जो नमक होता है, उसको स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए, बहुत लिमिटेड तरीके से यूज़ करना चाहिए हमारी डाइट में, टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। यानी ये नमक ही खाए जा रहे हो, अगर आप नमक ज़्यादा खाओगे तो हो बीमार हो जाओगे। मॉडरेटली, स्पेयरिंगली का क्या मतलब हो गया? मॉडरेटली या फिर इकोनॉमिकली या फिर कॉशियसली, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा एक तरफ तो संयम से कर रहे हो आप, थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लेविशली, काफ़ी ज़्यादा खर्चीले तरीके से यूज़ कर रहे हो, एबंडेंटली, एबंडेंट होता है क्या? बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडवे। हेडवे होता है नाउन,
इसका मतलब होता है प्रगति या फिर उन्नति। प्रोग्रेस को बोल देते हैं हेडवे। प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, आप कुछ चीज़ अचीव कर रहे हैं, उसकी तरफ जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हेडवे। द कंपनी इज मेकिंग हेडवे, कंपनी क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब अपने मार्केट को वर्ल्ड में पहुंचा रही है पूरे। प्रोग्रेस करना, एडवांसमेंट होना और डेवलपमेंट होना, तीनों उसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, उन्नति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सेटबैक है, परेशानियां हैं, स्टैग्नेशन हो रहा है और रिग्रेस हो रहा है। तीनों हो गए इसके एंटोनिम्स। स्टैग्नेशन मार्क कर लो और सेटबैक भी मार्क कर लो, रिग्रेस, तीनों वर्ड बहुत अच्छे, मार्क करो तीनों को। रेपर्ट्री, रेपर्ट्री होता है एक नाउन, संग्रह या भंडार को बोलते हैं। कलेक्शन है या स्टॉक है किसी वर्क का, किसी स्किल का या परफॉर्मेंस का, उसको बोलते हैं रेपर्ट्री। द एक्टर्स रेपर्ट्री, एक्टर का जो संग्रह है, इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ड्रामेटिक रोल्स, उसमें बहुत सारी ड्रामेटिक रोल्स की भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो रेपर्ट्री क्या होगा, कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन, रिपोजिटरी और पोर्टफोलियो, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। रिपोजिटरी को मार्क कर लो, रेपर्ट्री या फिर रिपोजिटरी, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा भंडार है, संग्रह है, लेकिन दूसरी तरफ स्केर्सिटी है, बहुत कमी है, शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। स्केर्सिटी मार्क कर लो। आगे अगला वर्ड है सोम्बर। सोम्बर नाउन होता है, उदास या गंभीर को बोलते हैं। डार्क है कोई चीज़, डल है या फिर सीरियस है, उसको बोलते हैं सोम्बर। द फ्यूनरल हैड अ सोम्बर एटमॉस्फेयर फिल्ड विद सोरो। फ्यूनरल कैसा था, फ्यूनरल क्या होता है, जो अंतिम यात्रा होती है ना किसी की, उसको बोलते हैं फ्यूनरल। क्रिश्चियंस में मिलता है देखने को लिए, हमारे यहाँ पर तो अंतिम यात्रा बोला जाता है उसको, और यहाँ पर होता है फ्यूनरल। तो फ्यूनरल हैड आ सोम्बर एटमॉस्फेयर। फ्यूनरल में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, सोम्बर मतलब एकदम डार्क, डल, उदास, काफ़ी ज़्यादा सीरियस। फिल्ड विद सोरो, जो जिसमें क्या दुख से भरा होता है, गम से भरा होता है। ग्लूमी, ग्लूमी वही दुखी को बोलते हैं ना। मेलनकोली और मॉर्नफुल, तीनों इसके सुनो। मेलनकोली मार्क करो, बहुत अच्छा है, और ग्लूमी भी ठीक है, ठीक है। मॉर्नफुल, मॉर्निंग का मतलब तो वही होता है, MOURN, मतलब उदास, गम है। अच्छा, एक तरफ तो उदास है, गंभीर है, सीरियस है काफ़ी ज़्यादा, दूसरी तरफ चेयरफुल है, एकदम खुश है, ब्राइट है एकदम, और जॉयफुल। चलिए आगे। सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन नाउन होता है, सावधानी या सतर्कता को बोलते हैं सर्कमस्पेक्शन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा केयरफुल है, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्शन। कंसिडरिंग ऑल रिस्क बिफोर एक्टिंग, एक्टिंग करने से, काम करने से पहले आप सारी चीज़ें, जितना भी रिस्क होता है उसको केयरफुली सोच लेते हो, उसी को बोलते हैं सर्कमस्पेक्शन करना। द डिप्लोमेट हैंडल द सिचुएशन विद सर्कमस्पेक्शन, डिप्लोमेट ने कैसे करी है सिचुएशन को हैंडल, सर्कमस्पेक्शन के बाद, मतलब कि केयरफुल थिंकिंग के साथ, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को, दंगे को या फसाद को अवॉइड करने के लिए। सर्कमस्पेक्शन मतलब कॉशन है, प्रूडेंस है और वेरीनेस है, आप ज़्यादा सतर्क हैं, ठीक है। वेरीनेस को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रूडेंस भी अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो सावधानी है, सतर्कता से करी जा रही है चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ रेकलेसनेस है, लापरवाही है, केयरलेसनेस है और बोल्डनेस है। रेकलेसनेस को मार्क करो, बोल्डनेस तो ठीक है, सबको पता ही रहता है। चलिए अगला देखते हैं। रेस्ट्रेंट नाउन होता है, संयम या नियंत्रण को बोलते हैं रेस्ट्रेंट। सेल्फ कंट्रोल और होल्डिंग बैक फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज़ से आप करने से किसी चीज़ को कंट्रोल लगा रहे हो, रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, वही होता है रेस्ट्रेंट। ही शोड ग्रेट रेस्ट्रेंट, उसने क्या दिखाया, बहुत ज़्यादा नियंत्रण या फिर संयम दिखाया, कंट्रोल दिखाया है। बाय नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द प्रोवोकेशन, जो चीज़ें उसको उत्सुक कर रही थी, उस उत्सुकता को उसने रेस्पॉन्ड नहीं करा, तो उसने क्या करा है, रेस्ट्रेंट कराया, संयम दिखाया है। मॉडरेशन होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना और रेस्ट्रिक्शन होना, तीन हो जाते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो संयम है, नियंत्रण है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा इंडल्जेंस है, आप इंडल्ज हो जा रहे हो चीज़ों में। फ्रीडम हो रही है, मतलब आप एक्शन ले रहे हो, और एक्सेस है, किसी चीज़ की बहुत अधिकता है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, इंडल्जेंस, फ्रीडम और एक्सेस। चलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, बट अगेन मैं रोज़ बताता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियोस चैनल पर 2 पार्ट में अवेलेबल हैं, 100 इन ईच। वहाँ से ज़रूर आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो आप उनको देखकर 2 से 3 मार्क्स अपनी एक सिक्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज शुरू करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कट द गार्जियन नोट, गार्जियन नोट को कट करना, कठिन समस्या का समाधान आसानी से निकालना, ठीक है। सोल्व करना किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इन अ क्विक एंड डिसाइसिव मैनर। कट द गार्जियन नोट, अच्छा होता है ना, देखो घर पर जैसे कोई भी सामान लेकर आते हैं, पॉलीथीन में लेकर आते हैं, और उसकी अगर नोट बंदी होती है, गांठ बंदी होती है, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं गांठ को खोल ही नहीं पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कट कर देता हूँ, काट देता हूँ। तो क्या हो गया, बहुत कठिन प्रॉब्लम थी गांठ खोलना, और मैंने उसको काट दिया, तो वो क्या हो गया, सोल्व हो गया। दोस्तों, सोल्व आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ क्विक एंड डिसाइसिव मैनर, उसको बोलते हैं कट द गार्जियन नोट। द मैनेजर कट द गार्जियन नोट बाय
इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिस्टम टू रिजॉल्व वर्क फ्लो इश्यूज। गार्डन मैनेजर ने क्या करा है, गार्डन नोट को करा है कट, तो उससे क्या हो गया है, एक नया सिस्टम लाया है ना, एक नया सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे वर्क फ्लो इश्यू को रिजॉल्व कर दिया। तो उससे क्या हो गया, गार्डन नोट मतलब एक परमानेंट उसका सोल्यूशन निकल गया। चलिए आगे, क्लियर द डेस्क, काम शुरू करने से पहले की तैयारी कर लेना। क्लियर द डेस्क, प्रिपेयर फॉर एक्शन बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। देखो आप पढ़ाई करते हो, आपकी डेस्क होती है, यहाँ पर मीनिंग स्पेलिंग अलग है, DECKS है, लेकिन आपकी डेस्क होती है वो DESK है ना। आप जब पढ़ाई शुरू करते हो तो आप डेस्क को क्या करते हो, साफ करते हो, क्लियर करते हो। तो मतलब क्या, आप पढ़ाई शुरू करने वाले हो, तो क्लियर द डेस्क का क्या मतलब हो गया कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले कर रहे हो क्लियर, तो वही है मतलब तैयारी कर रहे हो। बिफोर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले टीम ने क्या करा है, क्लियर द डेस्क मतलब उसने पहले तैयारी शुरू करी है। बाय रिजॉल्विंग और पेंडिंग इश्यूज़, पहले जितने पेंडिंग इश्यूज़ थे उन सबको रिजॉल्व कर दिया है। अगला है क्रस्ट फॉलन, निराश होने को बोलते हैं, हतोत्साहित होना, फीलिंग डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड। क्रस्ट फॉलन, इसको आप ऐसे ही याद कर लेना, क्रस्ट फॉलन है मतलब निराश हो गए, कोई चीज़ गिर गई, क्रस्ट थी वो, फॉलन मतलब गिर गई, तो आप हो गए अब निराश। ही लुक्ड क्रस्ट फॉलन आफ्टर फेलिंग द जॉब इंटरव्यू। वो कैसा है, क्रस्ट फॉलन हो गया मतलब निराश हो गया, उसकी जॉब इंटरव्यू में वो फेल हो गया, तो फिर क्रस्ट फॉलन हो गया। ठीक है जी, क्रस्ट फॉलन, इसका कुछ ट्रिक बनाएंगे यार, इसका क्या बनाएं, क्रस्ट फॉलन, आपका क्रश गिर गया तो फिर आपको क्या हो गया, निराश हो गए आप, ऐसे याद कर लो। कूल हेड, आप खुद से भी कुछ ना कुछ बना लेना इसका यार, बन जाएगा। वैसे तो मुझे तो याद ही है, मैंने 2-4 बार पढ़ा था, तो क्रस्ट फॉलन मुझे याद है, आप भी अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना भारी नहीं है। कूल हेड तो सिंपल है यार, किसी का अगर दिमाग ही शांत है, हेड का मतलब क्या होता है, दिमाग, तो आपका दिमाग ही अगर कूल है, शांत है, तो फिर आप कैसे हो, शांत और संयमित व्यक्ति हो, एक ऐसा पर्सन हु रिमेन्स काम अंडर प्रेशर, प्रेशर में भी अगर आप शांत रहोगे तो उसको क्या बोलते हैं, कूल हेड। MS धोनी क्या थे, कूल हेड थे, ही वॉज ए कूल हेड कैप्टन। ड्यूरिंग द क्राइसिस हिज कूल हेड हेल्प द टीम स्टे फोकस्ड। क्राइसिस के दौरान भी उसका जो कूल हेड, उसका जो संयम, शांत एकदम संयमित व्यक्तित्व था, हेल्प द टीम स्टे फोकस्ड, उसने हेल्प करा है टीम को फोकस रहने में। फ्रेजल वर्ब्स कर लेते हैं। मोप अबाउट, उदास होकर घूमने को बोलते हैं मोप अबाउट। टू वेंडर, वेंडर देखो वंडर नहीं है, वेंडर है, WANDER, वेंडर का मतलब होता है घूमना, है ना, आवारागर्दी में ऐसे ही घूमना बस। टू वेंडर अराउंड मतलब ऐसे घूमना, इन ए सैड एंड डिप्रेस्ड मैनर, उसको बोलते हैं मोप अबाउट। स्टॉप मोपिंग अबाउट, आपको उदास होकर घूमना बंद कर दो, एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, अपने गोल की तरफ काम करना शुरू करो। स्टॉप मोपिंग अबाउट मतलब आप उदास होकर मत घूमो, एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स। मोप अबाउट के बाद आता है मोप अराउंड, बेकार बैठकर दुखी होना। आप देखो, एक तरफ तो आप मोप अबाउट, आप घूम रहे हो उदास, लेकिन दूसरी तरफ है मोप अबाउट, आप बैठकर ही उदास हो रहे हो। तो टू बी ग्लोमी एंड इनएक्टिव, आप इनएक्टिव हो, आप काम नहीं कर रहे हो कुछ भी, और ग्लोमी हो, दुखी हो। आफ्टर लॉजिंग द मैच, मैच को हार जाने के बाद, ही स्पेंड द डे मोपिंग अराउंड द हाउस, उसने कैसा अपना डे कैसे स्पेंड करा है, कैसे खर्च करा है पूरा दिन, मोपिंग अराउंड मतलब उदास बैठकर घर में। माउंट अप, ये तो सबको पता होता है, बढ़ने को बोलते हैं। जैसे माउंट क्या होता है, माउंटेन होता है, माउंटेन तो होता है माउंट अप, माउंटेन क्या है, अब आप माउंट अप कर रहे हो मतलब आप माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हो, तो मतलब क्या, माउंट अप मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज ग्रेजुअली। हिज डेप्थ्स बिगेन टू माउंट अप ड्यू टू रेकलेस स्पेंडिंग, उसके जो डेट्स मतलब उसके डेट्स होता है कर्जा, डेट बीच में साइलेंट रहता है, डेट बोलते हैं उसको। हिज डेट्स, उसके जो कर्जे हैं, बिगेन टू माउंट अप, उसके खर्चे बढ़ने लगे, ड्यू टू किस वजह से, रेकलेस स्पेंडिंग, बिना बात के वो खर्चा करता रहा, स्पेंड करता रहा, इसलिए उसके खर्चे क्या हो गए, माउंट अप हो गए, बढ़ गए। माउथ ऑफ, बिना मांगे राय देने को बोलते हैं माउंट ऑफ, बदतमीजी से बोलने को भी बोलते हैं माउथ ऑफ। स्पीक रूडली और क्रिटिसाइज ओपनली, किसी को आप अचानक से क्रिटिसाइज कर दे रहे हो, बिना बात के सलाह दे रहे हो, मतलब आप अपना ज्ञान झाड़ रहे हो किसी के ऊपर, क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, और बहुत रूड तरीके से बोल रहे हो, उसको बोलते हैं माउथ ऑफ करना। ही गॉट इन टू ट्रैवल फॉर माउथिंग ऑफ टू हिज टीचर, वो ट्रैवल में आ गया, परेशानी में आ गया, कब, जब उसने माउथ ऑफ करा, माउथिंग ऑफ करने के लिए, माउथ ऑफ मतलब बिना मांगे राय देना या फिर बदतमीजी से बोलना, तो टीचर को राय तो नहीं दे रहा होगा, वो टीचर से कर रहा होगा बदतमीजी, तो उसके लिए फिर क्या हो गया, वो माउथ ऑफ हो गया, मतलब बदतमीजी से बोला उसने, ट्रैवल में आ गया। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और अगेन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर आपको एग्जाम में 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो जाइए वहाँ पर, उसको आप अपने 2-3 मार्क्स जरूर सिक्योर कर लेना। ओके, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है भाई, पहला है एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी को बोलते हैं ना, एक ऐसा पर्सन है जो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, हमारे फ्यूचर को बता देता है देखकर कि भाई आपका फ्यूचर ऐसे होने वाला है,
बेस्ड ऑन पोजिशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। जो ग्रहों की जो स्थिति है उसको देखकर बता देता है वो कि भैया आपका फ्यूचर ऐसा होने वाला है। ठीक है जी। एक एस्ट्रोलॉजर, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, उसने प्रेडिक्ट करा है अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हर बिजनेस। उसने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर को करा है प्रेडिक्ट। तो एस्ट्रोलॉजर होता है वही जो पहले से ही बता देता है। एक बार यार किसकी स्टोरी है वो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति था जो जेल में था, उसका बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे के ना एक वहाँ पर कोई ज्योतिष आया और उसने उसका हाथ देखा। उसने कहा कि अगर यार ये तुम्हारी हाथों की जो रेखा है ना, ये अगर ये वाली जो रेखा है ना, अगर ये पूरी होती और ये पार नहीं हो रही, ये बीच में रुक जा रही है, अगर ये पूरी होती तो आपका जो बच्चा है ना, ये बच्चा राजा बन जाता दुनिया का। उस बच्चे ने वो बात सुन ली। वो बच्चा कहीं से चाकू लाया उठाकर और उसने अपनी उस लाइन को पूरा कर दिया। तो उसने पूरा कर दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा शरारती बच्चा रहा होगा या फिर क्रांतिकारी बच्चा रहा होगा, उसने अपनी पूरी लाइन को ही बना दिया। तो मतलब कहने का ये है कि ज्योतिष लोग हस्तरेखा वगैरह को देखकर प्रेडिक्ट करते हैं, वही होता है एस्ट्रोलॉजर। वैसे एक शेर याद आ गया मुझे इस पर कि हाथों की रेखा पर मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रोबैट, नट या कलाबाज को बोलते हैं एक्रोबैट। एक ऐसा पर्सन है जो स्किल्ड है इन परफॉर्मिंग डिफिकल्ट जिम्नास्टिक फीट्स। एक पर्सन ऐसा है जो स्किल करा गया है जिम्नास्टिक में। कलाबाजी करता है ना, जो आपने देखा होगा कभी कहीं पर ना रस्सी पर चलते हुए लोग मिल जाएंगे, कलाबाजी करते हुए मिल जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, नट होते हैं, वो कलाबाज होते हैं, उनको बोलते हैं एक्रोबैट। द एक्रोबैट अमेज द ऑडियंस विद हिज डेयरिंग स्टंट्स। एक्रोबैट नट ने, कलाबाज ने क्या करा है, अमेज करा है लोगों को, ऑडियंस को, विद हिज डेयरिंग स्टंट। काफ़ी अच्छी स्टंट लगाई उसने, कलाबाजी दिखाई, तो उससे हो गए सारे लोग अमेज्ड। तो एक्रोबैट क्या हो गया, नट, कलाबाज। एस्थेटिक होती है ना चीज़ें, तो सौंदर्य से, ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं। एक पर्सन है जो अप्रिशिएट करता है ब्यूटी को, उसी को, या फिर आर्ट को, तो उसी को क्या बोलते हैं, एस्थेट। एस्थेट कौन है, जो सुंदरता को बताएगा कि भाई सुंदरता की तारीफ करेगा, कला की तारीफ करेगा, उसी को बोलते हैं एस्थेट। द गैलरी वॉज फिल्ड विद एस्थेट्स। गैलरी किस चीज़ से भरी हुई थी, ऐसे लोगों से जो कला को पसंद करते हैं। एडमायरिंग द पेंटिंग्स, जो पेंटिंग को क्या कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे, मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे। तो एस्थेट क्या हो गया, वो व्यक्ति जिसको कला पसंद है, जो कला की तारीफ करता है। एल्गोफोबिया, दर्द का भय होता है। फोबिया एक तरीके की डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आप डरते हो, आपको भय रहता है। एल्गोफोबिया, एल्गा का मतलब क्या है, दर्द, पेन से रिलेटेड है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ पेन, आप दर्द से बहुत ज़्यादा डरते हो, उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। ड्यू टू हिज एल्गोफोबिया ही अवॉइडेड मेडिकल प्रोसीजर। अपने डर की वजह से, डर के भय की वजह से, एल्गोफोबिया की वजह से उसने अवॉइड करा है वो क्या, मेडिकल प्रोसीजर को। तो एल्गोफोबिया क्या है, ऐसा डर है जिसमें आपको दर्द का डर लगता है। चलिए अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद अभी तक जो कुछ पढ़ा है सब कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। हम करेंगे वो क्या, प्रैक्टिस। ऑलराइट, चलिए पहला देखते हैं। सिनोनियम पूछा है ब्लंट का इन टर्म्स ऑफ स्पीच। स्पीच के टर्म में, तो स्पीच क्या एकदम डार्क रही, वो सॉरी, स्पीच में कैसी रही होगी, डायरेक्ट रही होगी। सिनोनियम पूछा है, पोलाइट तो नहीं रही होगी, फ्रैंक हो सकता है, शार्प हो सकता है, डिप्लोमेटिक भी नहीं रही होगी। दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, अगर कोई स्पीच ब्लंट है तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक रही होगी, चीज़ों को डायरेक्टली बोल दिया गया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इनडिस्पेंसेबल का मतलब पूछा है, इनडिस्पेंसेबल क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लोजेस्ट पूछा है, मतलब सिनोनियम पूछा है। एजेंशियल हो सकता है, रिप्लेसेबल नहीं, रिप्लेसेबल नहीं है। ट्राइबल बहुत छोटा सा होता है, सुपरफ्लस नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनडिस्पेंसेबल मतलब बहुत ज़रूरी, यानी कि एजेंशियल। ब्रिंक का मतलब पूछा है, इफ समवन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ सक्सेस। अगर कोई सक्सेस की ब्रिंक पर है, मतलब कि वो आसपास है सक्सेस के, मिडल में नहीं है, दूर भी नहीं है, फार नहीं है, इग्नोर नहीं कर रहे, वो नियर है अचीविंग इट, वो सक्सेस को अचीव ही करने वाले हैं। तो इफ समवन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ सक्सेस इट मीन्स दे आर नियर अचीविंग इट, बी ऑप्शन करेक्ट। स्वर्व का मतलब पूछा है, भाई स्वर्व का मतलब क्या होता है, व्हाट डज स्वर्व मीन। मेंटेन कर रहे हो आप किसी चीज़ को, किसी स्टेट पाथ को नहीं, स्लो डाउन कर रहे हो ग्रेजुअली, चेंज। देखो स्वर्व का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज कर देना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चेंज डायरेक्शन सडनली, अचानक से किसी चीज़ की डायरेक्शन को मोड़ देना, स्वर्व करना। एंटोनियम पूछा है इम्पीड का, इसमें एंटोनियम तो नहीं पूछा था, केवल मीनिंग पूछा था, हाँ ठीक है। एंटोनियम पूछा है इम्पीड का। इम्पीड का मतलब होता है रोकना, है ना, रोकना, हैम्पर करना चीज़ों को, ऑब्स्ट्रक्ट करना। हैम्पर सिनोनियम हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ब्लॉक, तीनों हो गए इसके सिनोनियम। बचता है असिस्ट, तो इसका उल्टा हो जाएगा असिस्ट, मतलब उसको हेल्प करना। एंटोनियम हो जाएगा इम्पीड का, हेल्प करना, असिस्ट करना, सी।
स्पेयरिंगली का क्या मतलब है? यूजिंग रिसोर्सेज स्पेयरिंगली, तो मतलब आप ध्यान से चीज़ों को यूज़ कर रहे हो इकोनॉमिकली, आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, वेस्टफुली नहीं कर रहे, है ना। आप बिना किसी ध्यान के, विदाउट कॉजन आप यूज़ नहीं कर रहे, अबंडेंस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, आप कर रहे हो मॉडरेशन में यूज़, तो स्पेयरिंगली मतलब मॉडरेशन, बी ऑप्शन करेक्ट। हेडवे का मतलब क्या है? मेकिंग हेडवे, मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा 7 का। तो हेडवे का मतलब ही प्रोग्रेस होता है, ऑब्स्टेकल नहीं है, लॉजिंग इंटरेस्ट भी नहीं है, अबंडनिंग भी नहीं है। रेपर्टरी क्या होता है? कलेक्शन होता है ना, किसी चीज़ का कलेक्शन, उसको बोलते हैं रेपर्टरी। टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, प्लेस नहीं है लेजर एक्टिविटीज़ के लिए, रूल बुक भी नहीं है, एक स्टोरेज है फॉर मल्टीपल वर्क्स, जिसमें बहुत सारे वर्क्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। सोम्बर का मीनिंग पूछा भाई, सोम्बर का मीनिंग, एक पर्सन अगर सोम्बर है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं? देखो, कोई व्यक्ति अगर सोम्बर है तो उसके कैसे होंगे? हैप्पी नहीं होंगे, एक्साइटेड भी नहीं होंगे, वो होंगे दुखी, तो मेलनकॉलिक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोम्बर मतलब मेलनकॉलिक। आगे, सर्कमस्पेक्शन का क्या मतलब है? सर्कमस्पेक्शन का मतलब है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से करी गई है, मेकिंग एन इम्पल्सिव डिसीजन, नहीं इम्पल्सिव नहीं है, रिस्की एक्शन भी नहीं ले, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग नहीं, इग्नोरिंग कंसिक्वेंसेस। सारे ऑप्शन कैसे आ रहे हैं यार ये? इसमें होगा आपका टेकिंग अ रिस्की एक्शन। सर्कमस्पेक्शन कर रहे हो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर रिस्की एक्शन ले रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। रेस्ट्रेंट का मतलब, अगर कोई पर्सन है वो रेस्ट्रेंट है तो मतलब क्या है? उसका खुद के ऊपर कंट्रोल है ना। कोई व्यक्ति अगर रेस्ट्रेंट है तो उसका खुद के ऊपर संयम है, कंट्रोल है, ओवर रिएक्ट नहीं करता वो, इग्नोर भी नहीं करता वो, एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे नहीं बोलता, उसका कंट्रोल है उसके इमोशंस पर। तो रेस्ट्रेंट व्यक्ति कैसा है? जिसका उसके इमोशंस पर कंट्रोल है, बी ऑप्शन करेक्ट। कर द गार्डियन नोट, देखो मैंने बताया था ना, पोली की पूरी नोट काट दी, थैली की पूरी नोट काट दी, तो क्या है? प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया, पोस्टपोन भी नहीं करा, अवॉइड भी नहीं करा, तो क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। कट द गार्डियन नोट, सोल्व करना प्रॉब्लम को एकदम से। क्लियर द डेस्क का तो मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसको इग्नोर नहीं कर रहे। प्रिपेयर बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 का, कि भाई आप चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो, सारे जितने ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटा दे रहे हो। एक पर्सन हु लुक्स क्रस्ट फॉलन, क्रस्ट फॉलन का क्या मतलब है भाई? क्रस्ट फॉलन का मतलब तो डिसअपॉइंटेड है ना, क्रस्ट फॉल हो गया, मेरा क्रस्ट गिर गया, मतलब क्या हो गया? डिसअपॉइंट हूँ मैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जेटिक नहीं है, होपफुल नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। इन अ क्राइसिस, एक क्राइसिस में हैविंग अ कूल हेड, अगर आपके पास कूल हेड तो मतलब क्या है? आप बिल्कुल काम है, आप तरीके से चीज़ों को सोच पा रहे हो। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग नहीं है, पैनिक आप कर नहीं रहे, अंडर प्रेशर अवॉइड कर नहीं रहे, आप रिमेन कर रहे हो काम और कंपोज्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोप अबाउट, मोप अबाउट का मतलब होता है बिना बात के घूमना फालतू में। वेंडर हैप्पीली नहीं, दुखी होकर घूमने को बोलते हैं। स्टे चेयरफुल, फील डिजेक्टिव एंड इनएक्टिव, हाँ ये हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, इनएक्टिव हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिजिकल एक्टिविटी में तो आप इन्वॉल्व ही नहीं है, मोप अबाउट है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोप अबाउट और मोप अराउंड? मोप अबाउट में और मोप अराउंड में क्या डिफरेंस है बताओ इसमें से? मोप अबाउट पॉजिटिव है, मोप अराउंड निगेटिव है। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, ये तो काटो। दे बोथ मीन सेम वेंडिंग सैडली, आप दुखी हैं, दोनों का मतलब वही है, आप दुखी हैं। मोप अबाउट मीन्स एक्टिव सैडनेस, मोप नहीं नहीं नहीं, दुखी तो दोनों में है और दोनों में ही पैसिव है। दे रेफर टू डिफरेंट इमोशन, नहीं डिफरेंट नहीं है, दोनों का मतलब सैड से है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। माउंट अप, माउंट अप का तो मतलब वही ना, पहाड़ है उसकी तरफ आप चढ़ रहे हो, मतलब बढ़ रहे हो, रिड्यूस नहीं कर रहे, इंक्रीज कर रहे हो ओवर टाइम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम भी नहीं है और सेटल क्विकली नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब होता है माउंट अप करना। माउथ ऑफ, माउथ ऑफ का मतलब हो जाएगा या तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, या फिर आप कर रहे हो उसके साथ गलत बर्ताव। स्पीक पोलाइटली नहीं बोल रहे, क्रिटिसाइज रूडली, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो बहुत ज़्यादा रूडली। जेन्युइन क्वेश्चन नहीं पूछा आपने, साइलेंट भी नहीं हो, माउथ ऑफ का मतलब है आपने क्रिटिसाइज कर दिया है वो टीचर को रूडली। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? एस्ट्रोलॉजर वही होता है ना जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, क्या क्या स्टडी करके? क्लेम्स द टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है बाय स्टडिंग, क्या स्टडी करके? वेदर पैटर्न को नहीं, पॉलिटिकल इवेंट्स को नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं, वो सेलेशियल बॉडी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनको पढ़ के, उसकी स्टडी करके आपके फ्यूचर को करता है प्रेडिक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। एक्रोबैट कौन होता है? नट को बोलते हैं ना, जो नट है, जो कलाबाज है, उसको बोलते हैं एक्रोबैट। राइटिंग नोवेल, नोवेल थोड़ी लिखता है यार कलाबाज, पेंटिंग करता है क्या? नहीं। सॉल्व करता है मैथ की प्रॉब्लम, कलाबाज तो भाई साहब करता है फिजिकल स्टंट, बी ऑप्शन करेक्ट।
अगला वर्ड है एस्थीट। एस्थीट क्या होता है? एस्थेटिक है ना, सौंदर्य से संबंधित। तो एस्थीट क्या हो गया? वो व्यक्ति जिसको सुंदरता पसंद है, जिसको आर्ट पसंद है। वेल्थ ओवर ब्यूटी नहीं, एक ऐसा पर्सन है। एस्थेट का मतलब पूछा है कि भाई एक ऐसा पर्सन है जो वैल्यू करेगा। वेल्थ ज़्यादा पसंद है उसको ब्यूटी से, नहीं ब्यूटी ज़्यादा पसंद है ना उसको, तो आर्ट और ब्यूटी बहुत ज़्यादा हाईली पसंद है उसको, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइंस का वो लवर नहीं है। प्रैक्टिकलिटी ओवर क्रिएटिविटी नहीं है, उसको आर्ट पसंद है और ब्यूटी पसंद है। एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम एल्गोफोबिया, एक ऐसा पर्सन है जो सफ़र कर रहा है एल्गोफोबिया से, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? एल्गोफोबिया क्या है? आप पेन से डर रहे हो, वही तो एल्गोफोबिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्गोफोबिया मतलब पेन का फियर। कंप्लीट ही हो गए हैं आज के, ठीक है। 23 क्वेश्चन, देखो 23 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर इन 23 में से आपको 15 से 20 भी समझ में आ गए, भाई बन जाएगी बात। 15 से 20 भी नहीं है, 15 भी आ गए ना अगर आपको समझ में, तो बात बन गई भाई। आप रोज़ 15 चीज़ें सीख कर जा रहे हो, एक महीने में कितना हो गया? 400-500 हो गया। और भाई साल भर में तो आप क्या कर दोगे, सोच लो। तो ये, और सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में यही एज इट इज़ आपको रखा हुआ मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ फालतू चीज़ें याद कर रहे हो। तो भाई इसलिए बेस्ट क्लास बोलता हूँ मैं, इस क्लास को बहुत ज़्यादा बेस्ट है। चलिए हमेशा की तरह 2 वर्ड बताइए जल्दी फटाफट। आज मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया यार आपको। आज मैंने पढ़ाया आपको चीज़ें, आप एक तो मीनिंग बता दो स्पेयरिंगली का, ठीक है जी, स्पेयरिंगली का बता दो। और दूसरा बता दो आप मुझे हेडवे का बता दो, ठीक है जी। इन दोनों के सिनोनियम, एंटोनियम, सिनोनियम जो भी आप लिखना चाहते हो, मुझे बस इतना बता दो कि आपको ये समझ में आ गई। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप बताओ, ठीक है जी। और ये आंसर की लास्ट में मिल जाएगी आपको पीडीएफ के, वहाँ से आप अपना अटैम्प्ट करना, ठीक है। पूरी पीडीएफ एक बार पढ़ो, सारे अटैम्प्ट करो, एक नोटबुक लिया करो। देखो इसको प्रिंट नहीं करवाना, नोटबुक लिया करो, उस पर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, और उसके बाद में ना आप अपने आंसर लिखो। और जो पीडीएफ है वहाँ से आप चेक करो सही है गलत है, सही है जैसे भी है, और तब आप अपने आप को स्कोर दो। अगर आप 15+ ले आ रहे हो तो भाई आप बढ़िया कर रहे हो, आप अच्छी वोकैब सीख पा रहे हो डेली। कुछ ही महीनों में आप बन जाओगे वोकैब के चैंपियन। ऑलराइट, चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर बताएं। ये दोनों वर्ड तो आपको कमेंट में बताने हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस क्लास में कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ और आपको लगता है, कोई फीडबैक आप देना चाहते हो, आपकी फीडबैक हमेशा वेलकम रहती हैं। मैं चीज़ों को अमल करता हूँ, आपकी जो भी चीज़ आप बताते हो मैं उसको ऐड करने की, अगर उसको सही लगता है मुझको तो मैं उसको ऐड ज़रूर करता हूँ। ऑलराइट, चलिए आप तैयारी करते रहिए, मुझे उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर लग जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।